वेलकम टू आर्यन। आज हम पढ़ने वाले हैं संधारित तथा धारिता। इसमें हमारा पहला जो आर्टिकल है वो है चालक तथा विद्युत रोधी अथवा परावैद्युत। अब यहां पे हम चालक के बारे में पढ़ने वाले हैं। चालक क्या होता है? चालक हमारा वह पदार्थ है जिसमें जो हमारे पास मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो बहुत ही ज्यादा होती है और यही मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है हमारे वैद्युत धारा के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसका मतलब ये है कि जो हमारे चालक हैं इसके पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये क्या करते हैं, ये सब मूव करते हैं। ये सब किसी चालक में अगर बहेंगे एक दिशा से दूसरी दिशा में, तो अगर इधर से इधर बह रहे हैं तो हमारा क्या होगा, धारा प्रवाह इसके विपरीत दिशा में होगा। तो इसे हम बोलते हैं चालक। तो ध्यान रखने वाली बात क्या है कि चालक के पास मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होते हैं और चालक में जो वैद्युत धारा होती है वो इसी मुक्त इलेक्ट्रॉन की वजह से ही होती है। अगला हमारा जो आर्टिकल है वो है चालक के संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। अब इसके चालक के बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं पर दोबारा इस चीज को देख लेते हैं। पहला हमारा है चालक के भीतर वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है। अब देखिए जैसे कि हमारे पास एक कोई चालक है, अब इसके किसी भी अंदर वाले बिंदु पर क्या होगा, किसी अंदर वाले अगर बिंदु के बारे में बात करूं तो यहां पे क्या होगा, हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। अब आइए अगली, अब क्यों 0 होता है? इसमें बहुत बड़ा रीजन होता है हमारा मुक्त इलेक्ट्रॉन का भी। इसलिए क्या होता है, किसी भी इसके अंदर हमारा क्या होता है, किसी चालक के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारी 0 होती है। आगे बढ़ते हैं। सेकंड हमारा है आवेशित चालक के पृष्ठ पर, पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर स्थिर वैद्युत क्षेत्र लंबवत होता है। अब देखो ध्यान देने वाली बात है, अभी बताइए अगर मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे बताऊं, हमने पढ़ा था खोखला गोला जिसके हमने पृष्ठ पर क्या रखा था, आवेश रखा था। और जो पृष्ठ पर हमने आवेश रखा था, क्यों आवेश रखा था, और इस पे जो पृष्ठ आवेश घनत्व था वो सिग्मा था। हमने देखा था कि अंदर क्या है, हमारा अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 है। तो यहाँ पर पूरा क्या होता है, विभव नियत होता है। और अगर मैं इसके यहां पे बात करूं, यहां पे भी वैद्युत क्षेत्र की, इसके अंदर की मैं बात कर रहा हूं, यहां पे भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, 0 होती है। यानी यहां से यहां तक पृष्ठ तक पूरा क्या होता है, समान विभव होता है। अगर समान विभव है तो जो वैद्युत बल रेखाएं हैं क्या होती हैं, इसके लंबवत ही जाती हैं। तो यहां से हम देख सकते हैं, इसके पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, दोबारा ये चीज देख रहे हैं, कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हैं। तीसरा हमारा है समान स्थिति में किसी चालक में कोई अतिरिक्त आवेश नहीं होता। जैसे कि अगर मैं बात करूं सामान्य स्थिति, मतलब है कि अगर हम उसको उससे इलेक्ट्रॉन ना निकालें या उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी अथवा अधिकता नहीं होती है सामान्य अवस्था में, तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारा चालक होता है वो क्या होता है, उदासीन होता है। अब यहाँ पे देखिए कुल आवेश क्या होता है, शून्य होता है। इस प्रकार सिद्ध किया जा सकता है कि किसी बंद पृष्ठ में वैद्युत स्थिर वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है। जब हमारे कुल आवेश उसके अंदर 0 है तो गॉस के अगर नियम के हिसाब से बात करें तो क्या होगा, उसके अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारी 0 होगी। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दिया चालक के समस्त आयतन में स्थिर विद्युत विभव नियत रहता है, जो हमने देखा है। क्योंकि यहाँ पे अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 है, इसलिए पूरे इस रीजन में क्या होता है, वैद्युत विभव नियत होता है। और इसके जो सरफेस पे हमने देखा था, इसके पृष्ठ पे जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, पृष्ठ पे ध्यान रखिए, पृष्ठ के अंदर नहीं, पृष्ठ पर वो क्या होती है, सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट। वही आगे लिखा भी हुआ है, ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। तो यानी आवेशित चालक के पृष्ठ पर जो हमारा वैद्युत क्षेत्र होता है वो होता है सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। ये वाला पार्ट हमारा होता है। आगे बढ़े। अगला जो हमारा आर्टिकल है वो है विद्युत रोधी यानी इंसुलेटर। वे सभी पदार्थ जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या नगण्य होती है, यानी बहुत बहुत कम, उसमें हम क्या बोलते हैं, विद्युत रोधी। अगर हमारे पास मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत कम होंगे तो आप बताइए कि धारा प्रवाह कैसे होगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेंगे, कम है तो बहुत बहुत कम धारा प्रवाह होता है। इसलिए हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि वो सभी पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या नगण्य होती है तथा समान परिस्थिति में इसमें धारा का चालन नहीं होता है, विद्युत रोधी अथवा अचालक कहते हैं। जैसे कि रबर, प्लास्टिक, कांच, अभ्रक इत्यादि, ये हमने देखा भी है अपने रियल लाइफ में कि इन सब में जो है धारा का प्रवाह नहीं होता है। आगे बढ़िए, बात करते हैं जो हमारा परावैद्युत होता है यानी अचालक जो है हमारा,
वो दो प्रकार के होता है। पहला हमारा क्या हो गया, अध्रुवी परावैद्युत। अध्रुवी का मतलब क्या हो गया कि ऐसे हमारे पास, अगर मैं बात करूं अणुओं के बारे में बात करूं, ऐसे जिनके धनात्मक और ऋणात्मक आवेश क्या हो, संपाती हो। संपाती का मतलब हो गया यहाँ पे कि दोनों क्या हो, पास पास हो, तो हमारा क्या होगा, यहाँ पे कोई द्विध्रुव नहीं बनेगा, तो इसे हम बोलेंगे अध्रुवी परावैद्युत। जैसे हमारे पास कुछ उदाहरण दिए गए हैं, तो क्या होता है यहाँ पे इनके धनावेश तथा ऋणावेश का जो केंद्र होता है वो क्या होता है, संपाती होता है, यानी पास पास हो जाता है, तो यहाँ कोई द्विध्रुव नहीं बन पाता है, तो हम इसे क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं अध्रुवी परावैद्युत। अब मैं अगले आर्टिकल की बात कर रहा हूं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे दूसरा जो है, ये तो हमारा एक का हो गया, जो दूसरा है वो अलग है, इसको बोलते हैं ध्रुवी परावैद्युत। जो हमने बात किया ध्रुवी परावैद्युत, यहाँ देखिए ध्रुवी परावैद्युत क्या होता है, ध्रुवी परावैद्युत वे पदार्थ है जिनके अणुओं में धनावेश और ऋणावेश, देखिए आगे यहाँ पे जो बिंदु है, ध्यान रखने वाली बात है, धनावेश और ऋणावेश क्या हो के केंद्र संपाती नहीं होते, यानी अलग अलग होते हैं। आप बताइए अगर हमारा धनात्मक इधर हो गया, ऋणात्मक इधर हो गया, तो यहाँ पे क्या बन गया, एक वैद्युत द्विध्रुव बन गया P। हमारे पास एग्जांपल दिए हैं जैसे कि H+ होता है, Cl- होता है, तो अब यहाँ से क्या होगा, ऋणात्मक से धनात्मक तरफ क्या बन जाएगा, हमारा एक द्विध्रुव बन जाएगा, तो ये हमारा क्या है, द्विध्रुव परावैद्युत। अगर मैं सामान्य स्थिति में बात करूं तो जो हमारा ध्रुवीय परावैद्युत होता है, जो पदार्थ है, उसमें क्या होता है, इस तरीके के हमारे सभी अणु होते हैं, इन धनात्मक ऋणात्मक। यहाँ पे हमारा, अगर मैं बात करूं वैद्युत द्विध्रुव की डायरेक्शन यहाँ पे होगी, इधर इसकी वजह से इधर होगी, 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 और इसकी वजह से इधर होगी, और इसकी वजह से इधर होगी। अब क्या हो गया, कुल वैद्युत हमारा यहाँ पे 0 हो गया। अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो किसी वायु विद्युत क्षेत्र में कोई परावैद्युत किस प्रकार एक नेट आघूर्ण विकसित करता है, ए अध्रुवी और अणु और बी ध्रुवी अणु में दिखाया गया है। अब इसका मतलब क्या है समझिए, अभी तो क्या है कि जितने हमारे पास द्विध्रुव हैं तब का नेट क्या आता है, 0 आता है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारा क्या होता है, 0 होता है। बट अगर मैं आगे की बात करूं, आगे जैसे मैं भी पीछे में देखा था, अभी तो हमारा इस तरीके से था, अध्रुवी की ही बात कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र लगा देंगे, अभी तो क्या था कि नॉर्मल कंडीशन की बात हो रही थी, अगर हम बाह्य वैद्युत क्षेत्र लगा देते हैं, तो यानी अगर इसके अंदर क्या होगा, अगर मैं एक वैद्युत क्षेत्र लगाऊं मैं, इसके अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 नहीं होगी, क्योंकि कोई चालक तो है नहीं। तो क्या होगा, अब जो ऋणात्मक है वो इधर आ जाएगा, क्योंकि ऋणात्मक किधर फोर्स लगेगा, इस पे इसका आवेश, और जो हमारा मैंने वैद्युत क्षेत्र लगाया है Y इधर, और धनात्मक इधर फोर्स लगेगा, यानी बल लगेगा। तो इस तरह से हमारे डाइपोल हो जाएंगे, तो यहाँ पे एक नेट डाइपोल आ जाएगा, यानी एक हमारा यहाँ पे नेट द्विध्रुव की डायरेक्शन आ जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे एक वैद्युत क्षेत्र इसके अंदर होगा E अंदर, इस तरह से हम इसको दिखाएंगे। तो यानी जो नेट आएगा इसके अंदर, अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी E0 - E अंदर वाला, इतना हो जाएगा। यही सेम चीज हमने दूसरे वाले फिगर में भी देखा था। अभी क्या था, नॉर्मल कंडीशन जहां पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या थी, 0 थी। अगर हम यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र लगा दे बाहर से, तो कंडीशन ऐसे बन जाएगी। आगे बढ़े, हम बात करें परावैद्युत का ध्रुवण। परावैद्युत का ध्रुवण कैसे होता है, जैसे कि अगर मैं बात करूं, हमने बाह्य जो है, हमने यहाँ पे E0 क्या लगा दिया, एक बाह्य वैद्युत क्षेत्र लगा दिया, तो वो अंदर भी जाएगा। अब होगा क्या कि अगर जो इसके इलेक्ट्रॉन है सब इधर हो जाएंगे, सब इधर आ जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे क्या लगेगा, वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा है उसकी विपरीत दिशा में बल लगेगा। ये हमारा ऋणात्मक इधर आ गया, धनात्मक हमारा इधर आ गया। अब देखिए, अब क्या होगा, धनात्मक से ऋणात्मक की तरफ एक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपने आप से आ जाएगी, जिसको बोलेंगे E in, यानी अंदर वाला जो यहाँ पे ध्रुवण हुआ है धनात्मक और ऋणात्मक आवेश का, उसकी वजह से क्या होगा, एक वैद्युत क्षेत्र अंदर भी उत्पन्न हो जाएगा। अगर मैं बात करूं अंदर कुल जो होगा, अगर मैं चालक की बात करूं, तो चालक के अंदर क्या होता है, चालक के अंदर जो बाहर जितना आप लगाएंगे अंदर भी उतना आ जाएगा, -E in बराबर 0 हो जाएगा, यानी कुल इसके अंदर 0 हो जाएगा। बट अगर कोई परावैद्युत है, यानी जो है हमारा परावैद्युत, या मैं बात करूं कि अचालक है, तो उसमें क्या होगा, इसमें अंदर जो आया है ना, यहाँ पे जो E नेट आएगा, नेट जो हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी, वो ध्यान रखने वाली बात है कि वो आएगी E0 - E in, अंदर वाला, यहाँ पे 0 नहीं होगा,
पर चालक में क्या होता है, बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जितना बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है उतना अंदर अपने आप से आ जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में देख लिया है। अब यहाँ पे परावैद्युत भंजन तथा परावैद्युत सामर्थ्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको हम एक बार रीड करेंगे फिर हम इसको समझाएंगे। किसी परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युत सामर्थ्य है वैद्युत क्षेत्र की प्रबलता का वह उच्चतम मान है जिसे वह पदार्थ भंजन हुए बिना सहन कर सकता है। यहां पे ध्यान रखने वाली बात है कि भंजन किए बिना सह सकता है। सामान्य दाब पर शुष्क वायु का परावैद्युत सामर्थ्य 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर की कोटि का होता है। वह अधिकतम विभवांतर जिसके संगत वैद्युत क्षेत्र पर परावैद्युत पदार्थ का में विद्युत भंजन होने ही वाला होता है, उसे बोलते हैं भंजन विभवांतर कहलाता है। अब ये पूरी बात समझिए। जैसे कि मैं बात करूं, यहां पे हमारे पास चलिए हवा है, हमारा हवा है, हवा के सभी क्या होंगे, अपने अणु होंगे। अगर यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बहुत ज्यादा हो जाए तो क्या होंगे, उनके अणु ऋणात्मक वाले क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से दिशा के विपरीत, और इस पे इधर लगे क्या, इधर लगेगा QE बल लगेगा, और इस पे क्या लगेगा QE। अब क्या दोनों बल की वजह से क्या होंगे, ये टूट सकते हैं वो अधिकतम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जिसपे ये बस टूटने वाले ही हों, उसे हम क्या बोलते हैं, उस वोल्टेज को जो विभवांतर उस टाइम पे लगेगा उस विभवांतर को बोलते हैं भंजक विभवांतर, तथा इसकी इस सामर्थ्य को क्या बोलते हैं, परावैद्युत भंजन, और इस सामर्थ्य को क्या बोलते हैं, परावैद्युत सामर्थ्य। इस सामर्थ्य जहां तक वो सह पाए, उसके बाद अगर आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, A+ और माइनस में, धनात्मक और ऋणात्मक में टूट जाएगा। आगे बढ़े, चालक की धारिता क्या होती है। देखिए धारिता बहुत सिंपल सी चीज है, किसी चालक में वो कितना आवेश अपने अंदर रख सकता है उसी को हम क्या बोलते हैं, वैद्युत धारिता। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है एक बार देख लेते हैं। प्रत्येक चालक विभव का एक उच्चतम मान तक ही आवेश ग्रहण कर सकता है, क्योंकि अगर हम आवेश डालेंगे तो क्या होगा, उसका विभव भी बढ़ेगा। तो यहाँ पर वही लिखा गया है कि चालक के आवेश ग्रहण करने की क्षमता निश्चित होती है। चालक की आवेश ग्रहण करने की क्षमता को ही हम क्या बोलते हैं, उस चालक की धारिता। चलिए धारिता को हम लोग C से लिखते हैं। अब यहाँ देखते हैं, अगर हम किसी चालक को, इस बात को पूरा हम यहाँ पे देखेंगे, हमारे पास एक चालक है, हमने इस पे क्या दिया, Q आवेश दिया। अगर हम Q आवेश देंगे तो क्या होगा, इसका विभव भी बढ़ेगा। क्या होगा, विभव। अब देखिए जब हमारा विभव बढ़ेगा तो हम यहाँ से बोल सकते हैं हमारा जो आवेश है वो समानुपाती है किसके, विभव के। तो हम लोग यहाँ से Q इक्वल टू लिख सकते हैं CV। यही C जो हमारा नियतांक है इसी को बोलते हैं क्या, धारिता। इसी को बोलते हैं चालक की धारिता हो गया। अब यहाँ से देखिए कुछ कई नई नई बातें आ सकती हैं। यहाँ पे हम इसकी मदद से, यानी जो हमारा C आएगा वो आ जाएगा इस चालक का आवेश बटा विभव। तो अब इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, इसका मात्रक भी निकाल सकते हैं और इसका बीमा भी निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब वही जो दिया गया है उसी का ग्राफ है। ग्राफ कैसे देखते हैं एक बार देख लेते हैं, ग्राफ कैसे बना हुआ है। हमारा Q इक्वल टू क्या होता है, CV होता है। तो आप बताइए अगर मैं इसको बोलता हूं, अगर यहाँ पे देखिए किसके बीच है, V और Q के बीच है ना, तो क्या लिख सकते हैं, तो V इक्वल टू लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए हमारा जो V होगा वो बराबर हो जाएगा Q/C। अगर मैं इसको, यहाँ पे V है ना, चलिए इसको मैं दोबारा लिख दे रहा हूं। जो हमारा V होगा वो होगा क्या, Q/C। तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि ये हमारा क्या है, YX है, Y, और ये हमारा क्या है, X है, और MX, यानी हमारा क्या होगा, Y इक्वल टू MX, सीधी रेखा का समीकरण। तो अब क्या होगा, अगर मैं इसको V बनाऊं और इसको X बनाऊं तो जो एक ऐसे जाएगा हमारा। अब इस रेखा का जो स्लोप होगा, स्लोप यानी थीटा, जिसको हम लोग बोलते हैं M इक्वल टू tan थीटा, वो किसके बराबर होगा, वो तो हमारा 1/c के बराबर होगा। देखिए ना, अगर मैं कंपेयर करूं तो यहां देखिए क्या आ रहा है, M इक्वल टू आ रहा है, यहाँ पे हमारे पास M इक्वल टू आ रहा है 1/c। चलिए यही ग्राफ यहाँ पे दिखाया गया है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि जो हमारा धारिता का मात्रक क्या होता है। तो देखिए SI मात्रक के बारे में बात करो। देखिए हमने अभी देखा धारिता इक्वल टू क्या होता है, अब एक Q इक्वल टू CV होता है, तो हमारा C इक्वल टू क्या होता है, Q/V। तो यहां से हम बोल सकते हैं
कि जो हमारा धारिता का मात्रक होता है, अब देखिए यहां से एकदम क्लियर है, यहां पे क्या हो गया, कूलम पर वोल्ट, कूलम पर वोल्ट, यानी यहां से हमारा इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं फैरेड। यही हमारा क्या हो गया, धारिता का एसआई मात्रक। आगे बढ़े, अगर मैं बात करूं यहां पे इसका बीमा क्या होगा धारिता का, अब देखिए आवेश का बीमा क्या होता है, 80 होता है। और यहां पे देखने वाली बात है कि जो हमारा V होता है वो W/Q होता है। तो यहां से बोल सकते हैं W की क्या होती है, mL² T⁻⁻², इसकी जो है बीमा होती है। Q क्या होता है, 80 होता है। तो यहाँ से 80 ऊपर भी जाएगा तो क्या होगा, 80² अपान हो जाएगा mL² T⁻²। ये हो जाएगा हमारा धारिता का बीमा। आगे बढ़े, अगला हमारा है चालक की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक, यानी धारिता को कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो उसको प्रभावित करते हैं। पहला जो हमारा कारक है वो क्या है, चालक की धारिता को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक निम्न में। पहली चीज तो है ना कि जान लीजिए कि जो हमारा किसी भी चालक की जो धारिता होगी वो इस बात पे डिपेंड करेगी कि उसका क्षेत्रफल कितना है, वो किस मीडियम में रखा गया है, और इस बात पे बिल्कुल नहीं डिपेंड करेगा कि उस पर चार्ज कितना आया है या उसका विभव कितना है। वही सारा कुछ लिखा हुआ है, एक बार पढ़ भी लेते हैं। देखिए यहाँ पे चालक की धारिता चालक के आकार, क्षेत्रफल एवं आकृति पर निर्भर करता है। ध्यान रखने वाली बात है, चालक के क्षेत्रफल में वृद्धि करने से उसकी धारिता में वृद्धि होती है। अभी हम आगे इसको सिद्ध भी करेंगे। यह चालक के समीप अन्य चालक की उपस्थिति पर निर्भर करता है। चालक के समीप अन्य चालक रखने पर प्रेरण के कारण चालक के विभव में कमी आती है। अगर विभव में कमी आएगी, C = क्या होता है, Q/V। तो अगर V कम होगा C बढ़ेगा हमारा, वही चीज लिखा हुआ है यहाँ पे। विभव में कमी आएगी, आवेश धारिता में वृद्धि होती है। माध्यम की उपस्थिति पर निर्भर करती है। चालक का परावैद्युतांक के माध्यम में रखने पर उसकी धारिता K गुना बढ़ जाती है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, किसी माध्यम में रखते हैं तो सब परावैद्युत क्या है, उसका परावैद्युतांक अगर K है तो क्या होगा, अगर हवा में हमने रखा है तो उसकी धारिता मान लेते हैं C है। तो अगर किसी माध्यम में रखेंगे जिसका परावैद्युतांक K है तो उसकी धारिता K टाइम्स बढ़ जाएगी, K गुना बढ़ जाएगी। एक विलगित चालक की धारिता उस पर आवेश के मात्रा और विभव पर यानी उसके मान पर निर्भर नहीं करता। यही मैं आपको बता रहा था आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको भी हम प्रूव भी करेंगे। जैसे कि हमारे पास आ गया गोली विलगित चालक की धारिता। अब इसको यहाँ पे दिखा गया है पर मैं यहाँ पे समझा दे रहा हूँ आपको। हमारे पास एक क्या है, गोला, खोखला गोला है, क्या है, त्रिज्या R है। इसमें हमने आवेश क्या रखा है, Q रखा है। अगर मैं इससे बात की जाए इसकी धारिता क्या होगी, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या करेंगे, हमें पता है C = क्या होता है, Q/V। अगर Q इसका विभव कितना होगा, K/Q/R। विभव तो इसका R ही, K/Q/R ही होगा ना इसका विभव। खोखला गोला है, K से K कैंसिल हो गया, क्या आ जाएगा, C आ जाएगा। इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 बटा, यहाँ पे K की लिख सकते हैं 1/4πε0 R तो ही है, तो क्या हो जाएगा, C = हो जाएगा 4πε0 R। यानी ये हमारा हो गया इसकी धारिता हो गई। पर यहाँ पे धारिता में देखने वाली बात है कि सिर्फ रेडियस यानी त्रिज्या पे डिपेंड कर रहा है। अगर त्रिज्या पर निर्भर कर रहा है इसका मतलब ये भी है कि क्षेत्रफल भी निर्भर कर रहा होगा। यहाँ पे आवेश कहीं नहीं आया। अगर इसको किसी माध्यम मीडियम में रख देंगे, मान लेते इसको पानी में रख देंगे, जो मीडियम में इसकी धारिता हो जाएगी 4πε0 KR। K टाइम्स क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, जो हमने इसके पहले देखा भी था। चलिए आगे बढ़ते। यहाँ पे अगला हमारा आता है कि एक उदाहरण दिया गया है। यहाँ पे दिया है एक धातु के गोले को उसकी त्रिज्या क्या दिया है, R दिया है हमारा, सेंटीमीटर में दिया है। तो 1 सेमी मतलब क्या हो जाएगा, 10⁻² मीटर। कह रहा है कि कितना आवेश दिया गया, क्यों दिया गया आपका 1 कूलम। तो क्या होगा इसका धारिता, तो धारिता क्या हो जाएगी, C = हो जाएगा 4πε0 R। ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, हमें और कुछ नहीं, धारिता नहीं निकाला, हमें निकालना कितना विभव होगा। चलिए हमारी धारिता ये आ गई, आवेश दिया है, धारिता कैसे हो जाएगी, धारिता निकालेंगे 4πε0 की वैल्यू होती है 8.85 10⁻12 और R की वैल्यू क्या दिया, 10⁻²। C आ गया, Q दिया है, तो क्या होता है, Q = CV होता है, तो V = हो जाएगा Q/C। बहुत आसान सा क्वेश्चन, सब कुछ दिया है। आगे बढ़ते हैं। अगर मैं आगे की बात करूं तो यहाँ दिया आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, इसको हम आराम से समझेंगे। हमारे पास क्या है कि एक चालक है, अभी इसके पास कोई भी आवेश नहीं, इसका मतलब इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, 0 होगी। हम अनंत से थोड़ा थोड़ा करके आवेश ला रहे हैं।
मान लेते हैं यहाँ पे किसी टाइम पे Q आवेश है। अगर Q आवेश है तो इसका विभव कितना हो जाएगा, अगर इसकी त्रिज्या R है हो जाएगा KQ/R। अब हम क्या कर रहे हैं, और dq आवेश अनंत से, कहां से, अनंत से और ला रहे हैं, इसको dq लाने में क्या करेगा, इसको प्रतिकर्षित करेगा। ये हम y बल से ला रहे हैं, जो छोटा सा इसको लाने में जो वर्क करना पड़ा dw क्या होगा, dq इंटू विभव कितना होगा KQ/R। अब हम निकाल लेते हैं कि वहां से जो है बाद में मान लेते हैं कुल आवेश Q हो जा रहा है, तो एक थोड़ा थोड़ा करके ला रहे हैं आवेश, थोड़ा थोड़ा करके, तो पूरा Q आवेश लाने में कितना कार्य करना पड़ा, वही कार्य क्या होगा इसके अंदर स्थितिज ऊर्जा के रूप में जो है इसके अंदर क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। बहुत आसान सी चीज। चलिए, तो अगर मैं बात करूं कुल वर्क निकालना होगा तो क्या करेंगे, इसको समाकलन करेंगे, K/R Q इंटू DQ। कहां से कहां तक, जीरो से कहां तक लाए हैं चार्ज, कैपिटल Q तक, इतना आवेश हम ला दिए, तो W क्या आ जाएगा हमारा, यही हमारा KQ² या मैं KQ²/2R, ये तो हो जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा, यहाँ W हमारा आ जाएगा KQ²/2R। अब देखने वाली बात यह है कि यही हमारा क्या होगा, इसके अंदर स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या हो जाएगा, संरक्षित हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा KQ²/2R। इसको और भी तरीके से लिख सकते हैं, जैसे कि अगर मैं बोलता हूं इसका क्या है, इसकी धारिता C है, तो क्या लिख सकते हैं, देखिए U इक्वल लिख सकते हैं KC²B², Q इक्वल का तो C भी होता है 2R, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और भी तरीके से लिखा जा सकता है इसको। तो ये हमारा हो गया इसके अंदर स्थितिज ऊर्जा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वही चीज यहाँ पे दिया गया है, एक क्वेश्चन भी है। अब यहाँ पे इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, आप चाहे तो देख लीजिए। अगर मैं बात करूँ U को ऐसे लिख सकते हैं 1/4πε0 ना, K की वैल्यू हो गई, R है R रहने देते हैं, 2 है 2 को रहने देते हैं, ऊपर क्या है C²B²। अब बताइए 4πε0 R क्या है, ये तो हमारा क्या है, C है ना, ये भी तो C होता है यार, खोखला गोला है तो इसका C क्या होगा, 4πε0R। एक C कैंसिल हो गया, क्या आ गया हमारे पास, U का फार्मूला आ गया हाफ CB²। देख लीजिए हाफ CB² आ गया। आगे बढ़े, यहां देखिए यहाँ पे हमारे पास वही दिया गया है, यानी हमें क्वेश्चन दिया गया है और हमें निकालना है क्या होगा, कितना जो है करा, एक चालक की धारिता क्या दिया है, धारिता दिया है हमारा C 100 माइक्रोफैरड, यानी 10⁻⁻6 फैरड। क्या हो जाएगा 10⁻⁻4 फैरड, ये हमारा तो C हो गया। कह रहा है कि 200 वोल्ट से इसको क्या किया गया है, 200 वोल्ट तक आवेशित किया गया है। 200 वोल्ट है, यानी क्या हो जाएगा 2 × 10⁻2 वोल्ट। अब यहाँ देखिए कह रहा है कि 2 ओम के प्रतिरोध में विसर्जित करने पर उत्पन्न उष्मा की गणना कीजिए। देखिए उतना ही उष्मा जो है उस प्रतिरोध में जाएगा जिसकी इतना इसके अंदर क्या है, संरक्षित है। तो क्या हो जाएगा, कितना संरक्षित होता है, अभी हमने देखा U इक्वल टू होता है हाफ CB²। तो बस करना है वही, रखना है, C की वैल्यू दिया है, V की वैल्यू दिया है, डायरेक्ट क्या आ जाएगी आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़े, अगला हमारा दिया है आवेशित चालक के संयोजन पर आवेश का पुनर्वितरण एवं ऊर्जा की हानि। अब यहाँ पे दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि हमारे पास एक A और एक B, दो हमारे पास क्या है, दो धारिता, हमारे पास 2 चालक हैं A और B। एक की धारिता दिया है C1, इसकी दिया है C2, इसका आवेश Q1 है, इसका आवेश क्या है Q2 है, इसका विभव V1 है, इसका विभव V2 है। जब दोनों को जोड़ा जाता है किसी चालक से, इन दोनों को कनेक्ट किया जाता है, तो अगर मैं बात करूं, अब यहाँ पे इनको क्या किया, एक चालक से जोड़ दिया गया। अब इसमें क्या होगा, धारिता तो वही रहेगी, धारिता नहीं बदलेगी C1 C2, क्योंकि उसके क्या पता, आकार तो नहीं बदल रहा है, माध्यम भी नहीं बदल रहा है। तो कह रहा है कि जो यहाँ नया पोटेंशियल आएगा, तो अब देखिए दोनों जब हम किसी वायर से जोड़ देंगे तो दोनों का विभव बराबर हो जाएगा। तब तक एक जगह से दूसरी जगह आवेश बहेगा जब तक कि दोनों का विभव बराबर ना हो जाएगा। तो यहाँ पे V बराबर हो जाएगा दोनों का, VC लिख देता हूँ, यानी उदासीन विभव। और आवेश क्या जा रहा है, इस पे Q1 डैश आ जा रहा है, इस पे क्या आ रहा है Q2 डैश आ रहा है। तो कह रहा है कि इसमें क्या नया जो आएगा वो क्या क्या होगा, यानी इसका नया जोड़ने के बाद, उसे टच करने के बाद जब हटाएंगे तो इसका विभव कितना हो जाएगा। तो विभव कितना होगा, देखिए अगर मैं बात करूं विभव की तो डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं यहाँ से। कैसे, देखिए आइए बैक में ही निकाल लेते हैं। यहाँ पे अगर मैं बात करूं, यहाँ पे कितना आवेश है, C1 V1 है,
आवेश इसमें Q इक्वल टू क्या होगा, Q1 इक्वल टू क्या होगा C1V1, उसमें कितना होगा आवेश C2V2। देखिए आवेश हमेशा क्या होता है, संरक्षित होता है, तो यहाँ पे कितना आएगा आवेश, जितना इसमें कुल आवेश था उतना ही इसमें कुल आवेश होगा, कितना होगा C1V कॉमन प्लस C2V कॉमन मतलब C उदासीन। तो हमारे पास जो इनका विभव आ जाएगा C1V1 प्लस C2V2 अपान C1 प्लस C2। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जो हमारे पास विभव आ जाएगा इनका वो आ जाएगा कुल आवेश C1V1 क्या है, कुल आवेश है ना C1V1 प्लस C2V2 अपान क्या कुल धारिता C1 प्लस C2, ये हमारा आ गया। अगर C1 और यहाँ पे हमारा V कॉमन आ गया तो हम Q भी निकाल सकते हैं बहुत आसान से। क्या होगा हमारा Q इक्वल टू क्या होता है C1V होता है VC, यानी V जो उभयनिष्ठ विभव आया है वही होगा, तो Q1 डैश सब निकाल सकते हैं। अब इसमें बात आती है, अब इसी क्वेश्चन में सब कुछ दिया गया है, हमने देख लिया, कह रहा है कि विभव में कितना अंतर आएगा, तो भी हम जो है माइनस करके निकाल लेंगे, यानी पहले का विभव माइनस जो बाद में विभव आया है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आगे वाला आंसर आ जाएगा। देख सब कुछ बहुत आसान है, मैंने सारी चीजें आपको बता दी है अच्छे से। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे ये सारी चीजें हमने आपको डिस्कस कर ली है। अब कह रहा है कि इस जो हमने अभी संयोजन बनाया था उसमें कितना ऊर्जा की हानि होगी। तो देखिए क्या है, पहले हमारे पास क्या दिया था, दो हमारे पास एक C1 है C2 है, कितना इसका विभव था V1 था V2 था, इसके पे चार्ज क्या आवेश क्या था Q1 था Q2 था। हमने जब इनको एक वायर से जोड़ के हटा दिया तो इनका विभव क्या आ जाएगा, दोनों का बराबर हो जाएगा VC। इसकी धारिता वही, धारिता में कोई परिवर्तन नहीं होगा, पर हाँ इसका आवेश Q1 डैश, इसका आवेश क्या हो जाएगा Q2 डैश हो जाएगा। अब देखिए, अब कह रहा है कि इसमें संयोजन में ऊर्जा हानि क्या होगा। तो मैं बात करूं शुरुआत में कितना ऊर्जा था, इन दोनों को मिला के क्या हो जाएगा, हाफ C1V1 का स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 का स्क्वायर, यही तो होता है हमारा, इसके अंदर ये ऊर्जा हमने निकाल लिया। अब बाद में जो ऊर्जा आएगी क्या आ जाएगी, इसमें बाद वाली ऊर्जा कितनी बची रहेगी, क्या होगा हाफ C1 और यहाँ V कॉमन का स्क्वायर प्लस हाफ C2V कॉमन, यानी जो उभयनिष्ठ विभव आया था उसका स्क्वायर, ये हो गया। तो हमारे पास जो लॉस होगा क्या होगा, डेल्टा U इक्वल टू होगा U इनिशियल माइनस U फाइनल। देखिए U फाइनल माइनस U इनिशियल नहीं करेंगे, ध्यान रखने वाली बात, क्योंकि अभी तो इसमें कोई हमने बाहर से कुछ काम नहीं किया है। इसके अंदर जो है जो हमारे पास ऊर्जा संरक्षित थी, हमने एक वायर से इधर कुछ आवेश क्या किया, मूव कराया। क्यों, क्योंकि आवेश अलग अलग रहे होंगे तभी तो मूव करेंगे। जब हम दोनों का विभव बराबर हो जाएगा तब तो क्या होंगे, आवेश स्थानांतरित होंगे। तो इसमें क्या होगा, जो वायर लगाएंगे उसमें क्या होगा, एनर्जी का लॉस होगा, वही तो एनर्जी का लॉस है यहाँ पे, ठीक है। ऐसे निकालेंगे U इनिशियल माइनस U फाइनल, ध्यान रखने वाली बात है। आगे चलें, बात करते हैं संधारित्र को हम लोग इस तरीके से दिखाते हैं, प्रदर्शित करते हैं। अगर हमारे पास कोई ऐसा है तो इसका मतलब जो संधारित्र है ना वो परिवर्तित हो रहा है, उसका मान लो पहले 2 फैरेड का था, फिर 3 फैरेड, फिर 4 फैरेड, फिर 5 फैरेड, इस तरह से हो रहा है। और इसको बोलते हैं हम लोग, अगर ऐसा दिखाया गया तो मतलब क्या है, इसका एक संधारित्र को जिसे त्रिज्या आरेख धन प्लेट से व्यक्त किया जाता है। चलिए, यानी अगर इधर वाला लगाया गया है इसका मतलब क्या है, हमारा धन प्लेट है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पे दिया है समांतर प्लेट धारिता संधारित्र। समांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है, यहाँ पे देखिए क्या है, हमारे पास 2 समांतर प्लेट है। ये जान लीजिए कि हम इसको मानेंगे कि इनके बीच की दूरी क्या होती है, बहुत कम होती है। ये दोनों जो हमारे प्लेट है ना वो अनंत प्लेट होंगे, यानी उनकी जो क्षेत्रफल है वो अनंत है, बहुत दूर तक है, ये मान के चलेंगे, क्योंकि इनके बीच की दूरी बहुत कम होती है। इनके बीच दूरी D है, इसका क्षेत्रफल क्या है, A है। यहाँ पे हमारे पास धनात्मक आवेश आ जाता है, यहाँ पे ऋणात्मक आवेश, जितना यहाँ धनात्मक आता है अगर Q आया है तो यहाँ उतना ही ऋणात्मक आवेश आ जाता है माइनस Q। अगर इसका क्षेत्रफल आवेश घनत्व सिग्मा है तो इसका क्या होगा, क्षेत्रफल आवेश घनत्व तो माइनस सिग्मा होगा। तो अब ये समझिए कि हमारे पास इसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता धनात्मक वजह से दूर होगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट 2। और ऋणात्मक की वजह से क्या होगी, इसकी तरफ होगी तो कितनी होगी, सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। जो इसके अंदर कुल हमारे पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी वो आएगी सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं बात करूं इनके बीच विभवांतर कितना है, विभवांतर का फार्मूला क्या है, विभवांतर हमारा जो होगा डेल्टा V वो ये होता है E इंटू डी। ई की वैल्यू क्या है, सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। अब देखिए सिग्मा हमारा क्या है, सिग्मा हमारा क्या है
Q अपान एरिया प्लेट का, ठीक है ना। अब विभवांतर मुझे मिल गया, हमें इसकी अगर संधारिता निकालनी है कितनी होगी, तो C इक्वल टू क्या होता है, Q बटा डेल्टा V या Q बटा V, इन प्लेट के बीच के विभवांतर। तो रखते हैं C इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपान डेल्टा V। क्या लिखेंगे, देखिए सिग्मा की जगह रख सकते हैं Q D अपान A एप्सिलॉन नॉट ना, देखिए तो हो जाएगा Q D अपान A एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ देखिएगा एक Q से Q कैंसिल हो गया, हमारा जो संधारिता धारिता जो हमारे आ गई वो आ गई हमारा A एप्सिलॉन नॉट बाई T। अब ध्यान रखिए जब हमारे पास समांतर प्लेट संधारित हो तो उसकी जो धारिता आएगी C इक्वल टू आ जाएगी A एप्सिलॉन नॉट बाई D। अगर इसके अंदर अगर कोई परावैद्युत रख दें पूरा फुल, तो हमारा इसके अंदर इसको बोलेंगे मीडियम की धारिता, ये हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट K, यानी कि हमारा क्या है, जो इसमें आप परावैद्युत रखेंगे यानी जो इसके अंदर पदार्थ रखेंगे उसका परावैद्युतांक अपान D। ये हमारा हो गया। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है अगर इन धारिता के बीच में एक T थिकनेस की क्या लगा दें, एक प्लेट लगा दें, यानी एक T थिकनेस की कोई अचालक लगा देते हैं और मान लेते हैं कि इसका क्या दिया है, इसका K दिया है, इसकी परावैद्युतांक, तो क्या होगा। तो यहाँ रखिए, हमेशा याद रखिए जो हमारा अब धारिता आएगी वो आ जाएगी A एप्सिलॉन नॉट अपान, ध्यान रखिए क्या करेंगे, डायरेक्ट निकालते हैं। निकालने का तरीका बहुत इजी भी है, हम यहाँ पे डायरेक्ट बस फार्मूला लिखते हैं। वो दूरी जहां पे ये संधारिता मतलब ये हमारा परावैद्युतांक वाला जो पदार्थ है वो नहीं है, वो कितना होगा, D माइनस T दूरी हो जाएगी, क्योंकि ये बस T दूरी पे है ना, पूरा D है तो क्या होगा, D माइनस T पे क्या है, जहां पे कुछ भी पदार्थ नहीं रखा गया है, पर T दूरी में क्या रखा गया है, ये हमारा पदार्थ रखा गया जिसका परावैद्युतांक क्या है, K है, तो क्या करेंगे प्लस T बाई K कर देंगे, खत्म। आगे बढ़े, अगर हमारे पास इससे क्या हो, बहुत सारे वही चीज दिया गया है जो हमने आपको बताया है। आगे देखें, यहाँ पे हमारे पास क्या बहुत सारे अगर रखे गए हैं, मान लो दो प्लेट के बीच में बहुत सारे थिकनेस कैसे रखे गए हो, T1 T2 T3 T4, तो क्या करेंगे T माइनस T1 T2 कर देंगे, पूरा करेंगे जितना हमारे पास, वो जगह देखेंगे जहां पे कुछ भी नहीं रखा गया है, फिर क्या करेंगे T1 बाई Q1 प्लस T2 बाई Q2, हमारा पहला क्या है Q1 का है, दूसरा Q2 का है, तो क्या करेंगे T1 बाई Q1 प्लस T2 बाई Q2, इस तरह से करते जाएंगे। आगे बढ़े, अगला हमारा संधारित का संयोजन देखते हैं। हमारा पहला है क्या कि संधारितों का श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम में क्या होगा, देखिए यहां से ये हमारा बैटरी है, यहां से आवेश जाएगा, अगर हम इसमें Q आवेश जा रहा है, इस पे धनात्मक Q, इस पे ऋणात्मक, धनात्मक ऋणात्मक धनात्मक ऋणात्मक, अब तीन समांतर प्लेट बन गए, ठीक है ना। अब इनकी अगर मैं बात करूं, इनको अगर एक लिखना हो कि इनका जो है कुल धारिता कितनी होगी, इसको मानेंगे ना कि जो हमारा कुल धारिता है उसको लिखेंगे CEQ, यानी C इक्विवेलेंट, यानी कुल धारिता 20 वोल्ट की बैटरी से लगाया गया है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए अगर मैं बात करूं कि इसमें क्या होगा, इसके बीच विभवांतर हमारा V1 का होगा, इसके बीच क्या होगा V2 का होगा, इसके बीच V3 का होगा। अब क्या लिखेंगे, जो हमारा V1 प्लस V2 प्लस V3 जो है वो बराबर होगा V के, इसके बराबर होगा। तो क्या होगा हमारा V1, देखिए Q इक्वल टू CB होता है तो V इक्वल टू क्या होता है, Q बाई C होता है, तो क्या रखेंगे यहाँ पे Q बाई C1 प्लस Q बाई C2 प्लस Q बाई C3। अब यहाँ बराबर क्या होगा, अगर मैं V को लिखूं तो ऐसे लिख सकता हूँ ना, यहाँ पे हमने इसकी कुल धारिता C इक्विवेलेंट मान लिया है, इसके लिए क्या होगा, इसमें भी क्या आएगा, आवेश Q ही आएगा, Q और माइनस Q ना, तो लिखेंगे यहाँ पे V अपान C इक्विवेलेंट, तो यहाँ से हमारा कैंसिल हो गया, कुल धारिता जो आ जाएगी वो आ जाएगी 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो अब देखिए यहाँ पे जो रेजिस्टेंस जो हम लोग प्रतिरोध में पढ़ते हैं उसके विपरीत आ रहा है। आगे देखिए, अगर मैं बात करूं कि संधारित्र का समांतर क्रम संयोजन क्या होगा, तो यहाँ से बैटरी से हमारा Q आवेश निकला, पर देखिए यहाँ पे सबके बीच विभवांतर बराबर है, इतना विभवांतर इसके बीच है, उतना इसके बीच है, उतना इतना इसके बीच है, पर आवेश अलग अलग जाएगा। अगर इसमें Q1 गया है, इसमें Q2, इसमें क्या गया Q3 जाएगा, पर यहाँ से क्या गया, बैटरी से तो Q ही गया है, तो क्या होगा, हम लिखेंगे यहाँ पे Q इक्वल टू हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अब देखिए आगे, यहाँ पे Q इक्वल टू क्या होगा हमारा, लिखिए अगर इन सबकी अगर मैं धारिता मान लूं ऐसे, इनकी सबकी धारिता क्या है CEQ है, बैटरी कितनी है 20 वोल्ट की बैटरी है, तो क्या होगा, बैटरी से Q आवेश गया है, इस पे क्या आएगा, आवेश Q आएगा, इस पे क्या आएगा, माइनस Q आएगा। तो यहां से लिख सकते हैं क्या, अब देखिए
जो हमारा Q होगा किसके बराबर होगा, C इक्विवेलेंट इंटू बी के बराबर होगा। तो यहां लिख सकते हैं ना Q की जगह कुल संधारिता इंटू बी बराबर क्या होगा, सॉरी यहां पे C1B आएगा ना, C1B C2B प्लस C3B, जहां B से B सारा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारा C कुल धारिता इक्वल टू होगा पहले की धारिता प्लस दूसरे की धारिता प्लस तीसरे की धारिता। बहुत आसान, इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। आगे बढ़े, आगे हमारा क्या है कि आवेश संधारित्र की स्थिति ऊर्जा क्या होती है, दिया ही है 1/q²/2c होता है। अब इसको हम लोग अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि लिख सकते हैं Q क्या लिख सकते हैं, CB लिख सकते हैं, तो क्या होगा CB²/2c, यहाँ से क्या हो जाएगा 12CB²। ये सब तो हमने देख ही लिया था पहले भी। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे दिया आवेशी समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेट के बीच वैद्युत क्षेत्र का ऊर्जा घनत्व कितना होता है। ऊर्जा घनत्व देखते हैं। अब यहाँ पे हम मान लेते हैं हमारे पास एक संधारित्र समांतर संधारित्र है, मानी हमारे पास क्या समांतर प्लेट संधारित्र है, इस पे क्या है सिग्मा है, इस पे क्या है माइनस सिग्मा है, हमारे पास आवेश है। इसके अंदर हमने देखा था क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आती है, कुल σ/ε0 आती है। अगर हमसे बात की जाए कि इसके अंदर एनर्जी घनत्व कितना है, जो एनर्जी घनत्व आती है वो क्या होती है, यहाँ पे होती है, बहुत सिंपल चीज है 1/2ε0, इनके बीच क्या है जो वैद्युत क्षेत्र है उसका स्क्वायर होता है, यही हमारा क्या होता है स्मॉल यू। यानी स्मॉल यू का मतलब क्या हो गया हमारा, ये हमारा आ गया कि इनका बीच जो ऊर्जा घनत्व है वो होता है 1/2ε0e², यही होता है हमारा। अब देखिए इसको एक तरीके से और भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। कैसे लिखेंगे देखिए यहाँ पे, अगर मैं बात करूं इसके अंदर कितना ऊर्जा जो है संरक्षित रहती है, वो रहती है 1/2CB², ये हम पहले भी देख चुके हैं। अब देखिए अगर इसका एरिया A है और इसका जो है दूरी D है, तो इनका डेंसिटी क्या हो जाएगी, U/वॉल्यूम कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 1/2CB² अपान क्या होगा A × D, होगा कि नहीं होगा बताइए, यही होगा ना हमारा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यही तो हमारा क्या हो गया ऊर्जा घनत्व हो गया। आगे बढ़े, हमारा उसी चीज को यहाँ पे लिखा गया जो मैंने आपको बताया है। अगर आप इसको बहुत इजी वे में समझ पाएंगे, वही सारी चीजें लिखी गई हैं जो हमने आपको अभी एक्सप्लेन किया था। अब देखिए क्या है वन डे ग्राफ जो है जनित्र, वन डे ग्राफ काफी इंपॉर्टेंट भी है बोर्ड के लिए। इसमें देखिए क्या काम है इसका काम है वन डे ग्राफ जनित्र एक ऐसी मशीन है जिसकी सहायता से अति उच्च विभव लगभग 10⁶ यानी मिलियन कोटिंग का निर्मित किया जा सकता है। इस बोल्टताओं के फलस्वरूप प्राप्त विशाल वैद्युत क्षेत्र का उपयोग आवेशित कण जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा आदि को त्वरित करके उनकी ऊर्जा में वृद्धि कर लिया जाता है, यानी किया जाता है। वन डे ग्राफ का यही काम है कि जितने पास हमारे पास आवेशित कण है, अगर हम वन डे ग्राफ से क्या करते हैं कि हम एक बहुत उच्च विभव यानी 10⁶ के बराबर विभव उत्पन्न कर पाते हैं। तो अगर इतना विभव है तो अगर इन सब आवेशों को हम क्या कर सकते हैं, उससे त्वरित कराया जा सकता है। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है, सिद्धांत क्या है, किस सिद्धांत पे काम करता है। इसके सिद्धांत के निम्न बिंदुओं पर के आधार पर समझा जा सकता है। एक एक बिंदु हम पढ़ेंगे, उसके बाद समझाएंगे आपको एक एक बिंदु। पहला हमारा है किसी चालक को दिया गया संपूर्ण आवेश उसके बाह्य सतह पर एक समान रूप से वितरित रहता है। हमने पढ़ा भी है, हमने देखा था कि अगर मैं बात करूं किसी चालक भी अगर हमारे पास पूरा अंदर भी इसके द्रव्यमान है, तब भी हम अगर आवेश देंगे चालक है तो क्या होगा पूरा आवेश के पृष्ठ पे आ जाता है। वही यहाँ पे यूज किया गया है। चालक के किनारे एक तीक्ष्ण बिंदु पर पृष्ठ आवेश घनत्व तो अधिक होता है। याद करिए सबसे ज्यादा आवेश घनत्व कहाँ होता है, अगर हमारे पास इस तरीके कोई हो शेप हो तो सबसे ज्यादा आवेश घनत्व कहाँ होता है, यहाँ पे होता है। आवेश घनत्व क्या होता है 1/r के क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है। चलिए आइए देखते हैं, यहाँ पे दिया है कि आवेश घनत्व अधिक होता है निकट तीव्र विद्युत क्षेत्र E = σ/ε0। यहाँ पे क्या होगा E = σ/ε0 उत्पन्न होता है, जो हमने पहले भी देखा है होता है, जिसके निकट स्थित देखिएगा निकट वायु आयनित हो जाती है। हमने देखा था कि वायु जो होता है उसका 3 × 10⁻⁶ वहां पे वैद्युत क्षेत्र लगा दें तो उनके धनात्मक और ऋणात्मक आयन में टूट जाएंगे, आयनित हो जाते हैं, उसमें वैद्युत विसर्जन प्रारंभ हो जाता है। इस घटना को किरीट विसर्जन कहते हैं। ये बिंदु ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। दो
सकेंद्रीय आवेशी चालक गोली कोड़ों को परस्पर चालक तार द्वारा संबंधित करने पर आवेश के प्रवाह सदैव आंतरिक छोटे गोले के बाह्य और बड़े गोले की ओर होता है। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए ये पूरा दिया गया है, यानी एक हमारे पास छोटा गोला धनात्मक, एक क्या है बड़ा गोला है, और हमेशा आवेश क्या होगा छोटे से बड़े में ट्रांसफर होगा, यानी यहां से यहां प्रवाह होगा। उसके पीछे रीजन क्या है कि हम जानते हैं कि यहाँ इसका विभव क्या होगा, त्रिज्या ज्यादा है विभव कम होगा। विभव क्या होगा, अगर कम होगा तो हमेशा जो है धनात्मक से यहाँ से कम विभव से ज्यादा विभव क्या होगा, आवेश का प्रवाह होगा। यहाँ दिया गया है सारी चीजें, आगे इसको देख सकते हैं दोनों तरीके से, अदरवाइज हम इसको मूव भी करा सकते हैं। अब इस तरीके से हमारा जो वेन डायग्राफ है वो होता है। अब एक बार इसको मैं दोबारा समझा दे रहा हूं। माना कि जो दोनों का केंद्र क्या, दोनों के केंद्र बराबर है, यानी सेम है, एक ही केंद्र है दोनों का, और जिनकी त्रिज्याएं आर और आर है, यानी छोटे वाले क्या त्रिज्या आर है स्मॉल में, और इसकी क्या है बड़े वाले की एक कैपिटल आर है। यहाँ पे कह रहा है आर ग्रेटर देन आर है, यदि बड़े गोले का आवेश धनात्मक क्यू तथा छोटे गोले का आवेश क्यू, इस पे क्या है हमारा क्यू आवेश है, इस पे क्या है धनात्मक कैपिटल क्यू है आवेश, बड़े गोले की सतह पर विभव वी आर, तो जिसको इस पे विभव होगा, इस पे अगर मैं बात करूं विभव क्या होगा, इसकी वजह से पहले विभव निकालेंगे, क्या होगा के क्यू बाई आर प्लस खुद की वजह से क्या होगा के क्यू बाई आर। अगर मैं अंदर की बात करूं विभव क्या होगा छोटे वाले पे, इसको तो हमारा बड़ा वाला है, इसको मैं बोल रहा हूँ V1, इसको बोल रहा हूँ V2, यहाँ मैं R बोल दे रहा हूँ इसको छोटे वाले R पे। इस पे विभव क्या होगा, इसकी वजह से होगा कितना के क्यू बाई आर प्लस क्या होगा इसकी वजह से क्या होगा जो केंद्र पे होगा, यानी के क्यू बाई आर, इतना होगा विभव। विभव ज्यादा किसका है छोटे वाले का विभव क्या है ज्यादा है, बड़े वाले का विभव कम है, तो यानी विभव का ज्यादा है तो यहाँ से आवेश क्या होंगे, यहाँ से यहाँ जाएंगे। चलिए उसी को आगे सारी चीजें लिखी गई हैं, यहाँ पे इनके बीच विभवांतर निकाल लिया गया है, बहुत जबकि आसान है विभवांतर निकालना, कुछ बड़ी चीज है नहीं, मैंने दोनों विभव आपने पहले भी निकाल दिया है। इस तरीके से क्या होता है छोटे गोले की सतह पर विभव बी आर स्वयं के आवेश के कारण होगा और बाहर के आवेश के कारण होगा, बी आर ये आ गया यहाँ पे। अब देखिए 1 और 2 के गोले के मध्य विभवांतर, विभवांतर निकाल सकते हैं, देखिए विभवांतर क्या आएगा, अगर बात करूं विभवांतर बी आर माइनस बी आर क्या हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों ये तो कॉमन है तो कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा के क्यू बाई आर माइनस के क्यू बाई स्मॉल आर अपन के क्यू बाई कैपिटल आर, ये तो आएगा हमारा विभवांतर, और वही विभवांतर हमें यहाँ पे दिया गया है। ये देखिए यहाँ पे ये तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, वही आएगा हमारा जो हमने आपको निकाला है। चलिए ये पार्ट हमारा कंप्लीट होता है।